सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11वें गणित का एक नया पार्ट बायनोमियल थ्योरम को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बाद हम बायोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम कक्षा 12वीं में गणित में समाकलन पार्ट यानी इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे और बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट को और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम द्विपद प्रमेय पर कुछ सवाल करेंगे। तो उदाहरण 1.01 की घात 10 लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। दोस्तों, ऐसे सवालों में हमेशा जो संख्या द्विपद प्रमेय से खोली जा सकती है, हम उसी से शुरुआत करेंगे। अतः 1.01 को 2 पदों में व्यक्त करके द्विपद प्रमेय के पहले कुछ पदों को लिखकर हम पाते हैं 1.01 की घात 10 लाख बराबर होगा 1 जमा 0.01 की घात 10 लाख। अब दोस्तों, यदि हम इसका विस्तार करेंगे यानी बाइनोमियल थ्योरम से इसे खोलेंगे, तो हमारे पास आएगा 10 लाख C0 जमा 10 लाख C1 गुणा 0.01 जमा अन्य धनात्मक पद। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ पहले के 2 पदों को ही लेंगे, जिससे हम यह सिद्ध कर पाएंगे कि 1.01 की घात 10 लाख 10,000 से किस प्रकार बड़ा है। इसीलिए हम बाकी के पदों को लिखेंगे अन्य धनात्मक पद। अब हम NC0 और NC1 को हल करेंगे तो हम पाएंगे 1 जमा 10 लाख गुणा 0.01 जमा अन्य धनात्मक पद, जो कि बराबर होगा 1 जमा 10,000 जमा अन्य धनात्मक पद। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि यह 10,000 से बड़ा है, क्योंकि 10,000 में पहले तो 1 जमा हो रहा है, फिर अन्य धनात्मक पद भी जुड़ रहे हैं। अतः 1.01 की घात 10 लाख 10,000 से बड़ा है, जिसे हमें द्विपद प्रमेय के द्वारा सिद्ध करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण, दिखाइए कि 1 जमा x की घात 2n के प्रसार में मध्य पद 1 गुणा 3 गुणा 5 अप टू सो ऑन 2n-1 भाग n फैक्टोरियल गुणा 2n गुणा xn है, जहां n एक धन पूर्णांक है। अब इसका हल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2n इसकी घात एक सम संख्या है, और जैसा कि मैंने पहले बताया है, यदि घात एक सम संख्या हो तो
उसमें मध्य पद 1 होगा, क्योंकि कुल अवधियां विषम संख्या होगी। अतः 1 जमा x की घात n का मध्य पद हुआ 2n भाग 2 जमा 1, जो कि n जमा 1th पद होगा। तो इसकी मध्यम अवधि n जमा 1 पद होगा। अब दोस्तों, n जमा 1th पद मध्यम अवधि है और वह निकालने के लिए हमें द्विपद प्रमेय की सामान्य संख्या का सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वह फॉर्मूला है Tn+1 बराबर 2nCn, क्योंकि 2n 1 जमा x की घात है। तो यह विस्तार करेंगे तो यह इस प्रकार आएगा Tn+1 बराबर 2nCn गुणा 1 की घात 2n माइनस n गुणा x की घात n, जो कि बराबर होगा 2nCn गुणा x की घात n। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यह बनेगा 2n फैक्टोरियल भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल गुणा x की घात n। यह हमने 2nCn को खोलकर प्राप्त किया है। अब हम 2n फैक्टोरियल को यदि विस्तृत रूप में लिखेंगे तो वह आएगा 2n गुणा 2n माइनस 1 गुणा 2n माइनस 2 अप टू सो ऑन, जब तक ये 4, 3, 2, 1 के बराबर नहीं हो जाता, भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल और होल में गुणा x की घात n। अब हम इस 2n फैक्टोरियल को इस रूप में लिखेंगे जहां ये 1 से शुरुआत होकर 2n तक जाएगा। अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, मैं सारे विषम गुणांकों को अलग करके लिखता हूं और सारे सम गुणांकों को यानी इवन नंबर्स को अलग कर लिखता हूं, जैसा कि 1, 3, 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 गुणा 2, 4, 6 अप टू सो ऑन 2n तक, भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल होल गुणा x की घात n। यह मैंने क्यों किया अभी समझाऊंगा। अब मैंने सम गुणांकों से 2 की घात n बाहर ले लिया, यानी कॉमन ले लिया। तो यहां आप देख सकते हैं विषम गुणांकों का योग उसी प्रकार रहा तथा सम गुणांकों में से 2 की घात n बाहर लेकर यह बन जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 जब तक ये n तक जाएगा। अब यह 1 गुणा 2 गुणा 3 अप टू सो ऑन n तक n फैक्टोरियल कहलाएगा। तो यह संख्या बनी 1 गुणा 3 गुणा 5 अप टू सो ऑन 2n तक गुणा n फैक्टोरियल भाग n फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल होल में मल्टीप्लाई बाय 2 की घात n गुणा x की घात n। अब हम इसे सॉल्व करके इस प्रकार लिख सकते हैं 1 गुणा 3 गुणा 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 गुणा 2 की घात n गुणा x की घात n भाग में n फैक्टोरियल, जो कि हमसे प्रश्न में मांगा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। x माइनस 3 भाग x स्क्वायर होल की घात m, जहां x 0 के बराबर नहीं है और जहां m एक प्राकृत संख्या है, के प्रसार में पहले 3 पदों के गुणांकों का योग 559 है। प्रसार में x³ वाला पद ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में दोस्तों सबसे पहले हम x माइनस 3 भाग x स्क्वायर होल घात m को द्विपद प्रमेय में लिखेंगे और यह कुछ इस प्रकार आएगा। अब आप ध्यान देंगे तो इस प्रमेय में पहले 3 गुणांक हुए mc0 माइनस 3mc1 तथा
9MC2 और हमें प्रश्न में दिया गया है कि पहले 3 पदों के गुणांकों का योग 559 के बराबर है। तो हमने पहले 3 गुणांकों का योग करके उसे 559 के बराबर रख दिया। हमें यहां से m की वैल्यू का पता करना है। तो MC0, MC1 और MC2 को खोलकर हमें यह इक्वेशन मिली जो कि 559 के बराबर है। यहां से हमने पाया कि m बराबर 12 जो कि एक प्राकृत संख्या है। अब जब हमें m की संख्या का पता चल गया है तब हम इस प्रसार में x³ वाला पद ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम द्विपद प्रमेय की सामान्य संख्या वाला सूत्र लगाएंगे जो कि होगा tr/1 बराबर 12cr x की घात 12 माइनस r गुणा -3 भाग x² की घात r ज्ञात करेंगे। तो x की घात 12 माइनस 3r को हम 3 के बराबर रखेंगे क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें x³ का पद निकालना है जिसके लिए r की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन से r की संख्या हुई 3। अब दोस्तों r बराबर 3 हम इसी सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य पद में रखेंगे तो हमें -5940 x³ मिलेगा जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस द्विपद प्रमेय पे। नमस्कार दोस्तों, आज हम खनिज पोषण पाठ का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन चक्र जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुखतम तत्व है। नाइट्रोजन अमीनो अम्लों, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों एवं बहुतायत विटामिनों का संगठक है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के वायुमंडलीय के लिए नियंत्रक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। प्रकृति में बिजली चमकने और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। औद्योगिक दहन, जंगलों में लगी आग, वाहनों के धुआं तथा बिजली उत्पादन केंद्र में भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्रोत है। मृत पादपों व जंतुओं, पादप जैव भार की उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। इसमें कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नानुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती है। 2 NH3 जमा 3 ऑक्सीजन हमें देता है 2 NO2- और 2 H+ और 2 पानी के मॉलिक्यूल। अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिए जाते हैं। इस इक्वेशन को देखिए अब। नाइट्राइट नाइट्रोवेक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ये प्रतिक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती है। ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायन पोषी कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब इस इक्वेशन को देखिए। पादप के इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों
में भेज देते हैं। पत्तियों में यह अपचयित होकर अमोनिया बनाता है, जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाता है। डीनाइट्रीकरण की प्रक्रिया सीडोमोनास व थायोबैसिलस जीवाणु संपन्न करते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती है। जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम मात्रा प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव N2 स्थिरीकरक कहलाते हैं, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरक कहलाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव स्वतंत्र या सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ऑक्सी सूक्ष्म एजोटोबैक्टर व बेजनिकिया रोडोस्पाइरलम अऑक्सी और स्वतंत्र जीवी है। जो जीवी सिर्फ स्वतंत्र है वो है बैसिलस। स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक। इसके साथ कई नील हरित जीवाणु जैसे एनेबीना, नॉस्टॉक भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। सहजीवी जैवक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार ज्ञात है। इन सब में प्रमुख लेग्यूम जीवाणु संबंध है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम, अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकला एवं क्लोवर आदि में इस तरह संबंध बनाते हैं। जड़ों के गांठों के रूप में होते हैं। ये सबसे सामान्य सहजीवन जड़ों की गांठों के रूप में होता है। ये ग्रंथियां जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती है। अलेग्यूमिनोस पादपों जैसे एलनस की जड़ों में सूक्ष्म जीव पंक्तियां यानी फ्रैंकिया स्थिरीकरण ग्रंथियां उत्पन्न कराती है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी है, लेकिन सहजीवी के रूप में वातावरण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल के एक पौधे की जड़ को उखाड़ें। आप जड़ों में लगभग गोलाकार अतिवृद्धियां देखेंगे। ये ग्रंथिकाएं हैं। यदि आप इन्हें काटेंगे तो पाएंगे कि केंद्रक भाग में ये लाल या गुलाबी रंग की है। यह रंग लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ग्रंथि का निर्माण मेजबान पौधों की जड़ एवं राइजोबियम में पारस्परिक प्रक्रिया के कारण होता है। ग्रंथि का निर्माण के मुख्य चरण इस प्रकार है। राइजोबियम बहुगुणित होकर जड़ों की चारों ओर एकत्रित हो जाती है तथा उपवचयी और मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाती है। मूल रोम मुड़ जाते हैं तथा जीवाणु मूल रोम पर आक्रमण करते हैं। एक संक्रमित सूत्र पैदा होते हैं जो जीवाणु के जड़ों के कॉर्टेक्स तक ले जाता है, जहां वे ग्रंथि का निर्माण प्रारंभ करते हैं। तब जीवाणु सूत्र से मुक्त होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं, जो विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाओं के विभेदीकरण का कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रंथिका का निर्माण होता है और मेजबान से पोषक तत्व के आदान प्रदान के लिए संवहनी संबंध बन जाते हैं। इन ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनस एंजाइम एवं लेग हीमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संगठन विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजनस एंजाइम तक मोलिब्डेनम फेरस प्रोटीन है, जो वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। इसका समीकरण कुछ इस प्रकार है। अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल और अमोनिया और NADPH में अगर हम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की मदद लें और इसे निकालें तो ग्लूटामेट और पानी और NADP हमें प्राप्त होता है। सोयाबीन के मूल ग्रंथिका का विकास पहले चित्र में आप देख सकते हैं।
राइजोबियम जीवाणु सुग्राही मूल रूम स्पर्श से उसके नजदीक विभाजित होता है। दूसरे चित्र में संक्रमण के बाद मूल रूम में कुंचन प्रेरित होता है। तीसरे में वह संक्रमित जीवाणुओं को भीतरी कॉर्टेक्स में ले जाता है। जीवाणु दंड के आकार के जीवाणु संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं और भीतरी कॉर्टेक्स एवं प्रारंभ कोशिकाएं विभाजित होने लगती है। कॉर्टिकल एवं प्रारंभ की कोशिकाओं का विभाजन एवं वृद्धि ग्रंथि का निर्माण की ओर ले जाती है और चौथे और आखिरी चित्र में संवहनी ऊतकों से पूर्ण एक परिपक्व ग्रंथिका मूल में अविच्छिन्न होती है। डिहाइड्रोजनेज नाइट्रोजनेज एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी होता है। इसे अनऑक्सी वातावरण की अनिवार्यता होती है। ग्रंथियों में ये अनुकूलता होती है कि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। इन एंजाइम से सुरक्षा के लिए ग्रंथिकाओं में एक ऑक्सीजन उपमार्जक होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह रोचक तथ्य है कि स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में सूक्ष्म जीवी ऑक्सी होते हैं जहां नाइट्रोजनेज क्रियाशील नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये अनऑक्सी हो जाते हैं जो नाइट्रोजनेज एंजाइम की सुरक्षा करते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजनेज के द्वारा अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा का अनिवार्यता होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति मेजबान कोशिका की ऑक्सी श्वसन से होती है और वे कुछ इस प्रकार दिखती है। नाइट्रोजनेज एक जीवाणुविक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणुओं में पाया जाता है जो वायुमंडल नाइट्रोजन गैस यानी N2 को अमोनिया यानी NH3 में बदलता है। अमोनिया उपापचयित होकर अमीनो अम्ल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का निर्माण करता है। अमोनिया की नीति। अमोनिया कार्यकीय pH पर प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करती है, जबकि अधिकांश पादप नाइट्रेट की तरह अमोनियम का भी स्वांगीरण कर सकते हैं, लेकिन अमोनियम आयन पादपों के लिए विषाक्त होते हैं, जिसके कारण उनमें एकत्र नहीं हो पाते हैं। आइए देखते हैं कि इस तरह संश्लेषित अमोनियम आयन का किस प्रकार से पादपों में अमीनो अम्लों के संश्लेषण हेतु उपयोग होता है। इसके दो मुख्य क्रियाएं हैं। पहला है अपचयित अमीनीकरण। इस प्रक्रिया में अमोनिया कीटाग्लूटारिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटामिक अम्ल बनाता है, जैसा कि नीचे समीकरण में दिया गया है। पार एमिनन या विपक्ष एमिनन। इसमें अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण होता है। ग्लूटामिक अम्ल मुख्य अमीनो अम्ल है जिससे अमीनो भाग स्थानांतरित होता है और दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण विपक्ष अमीनन द्वारा होता है। ट्रांसएमिनेज एंजाइम इस तरह की सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। पार एमिनन या विपक्ष एमिनन का समीकरण कुछ इस प्रकार दिखता है। अमीनो संग्राहक पौधों में एस्पर्जिन एवं ग्लूटामिन दो अति मुख्य अमाइड पाए जाते हैं जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग है। ये दो अमीनो अम्ल क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल से प्रत्येक के साथ अमीनो समूह के जोड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रोक्सिल भाग NH2 मूलक से विस्थापित हो जाता है। एमाइड्स में चूंकि अमीनो अम्ल से ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके साथ ही कुछ पौधे जैसे सोयाबीन को ग्रंथिकाएं वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरिट्स के रूप में भेज देते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा नाइट्रोजन चक्र और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इस तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समाकलन का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन,
आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के परिमेय फलनों के साथ हम किस प्रकार से सरल आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन ज्ञात करेंगे। अब हम एक एक करके उन रूप को देखेंगे और फिर देखेंगे कि इस प्रकार के फलन को हम किस तरह से सरल आंशिक भिन्नों में लिख सकते हैं। हमारा सबसे पहला जो परिमेय फलन है वो है px योग q बटे x घटा a गुने x घटा b, जहाँ पर x हमारा b के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमें कुछ इस प्रकार का फलन दिया गया हो तो हम इसे आंशिक भिन्नों के प्रयोग से कुछ इस प्रकार का लिख सकते हैं, जो कि होता है a बटे x घटा a योग b बटे x घटा b। इन रूपों को आप ध्यान में रखें क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। हमारे अगले प्रकार के परिमेय फलन है px योग q बटे x घटा a पूरे का वर्ग, जिसका जब हम आंशिक भिन्नों के रूप में लिखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा बराबर a बटे x घटा a योग b बटे x घटा a पूरे का वर्ग। इसके बाद हमारा अगला परिमेय फलन है px वर्ग योग qx योग r बटे x घटा a गुने x घटा b गुने x घटा c, जिसे हम आंशिक भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं बराबर a बटे x घटा a योग b बटे x घटा b योग c बटे x घटा c के। इसके बाद हमारा जो अगला परिमेय फलन होगा इस प्रकार का, जो कि है p गुने x की घात 2 योग qx योग r बटे x घटा a पूरे का वर्ग गुने x घटा b, जिसे हम आंशिक भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं a बटे x घटा a योग b बटे x घटा a पूरे का वर्ग योग c बटे x घटा b के बराबर। इसके बाद हमारा जो अगला रूप है वो है px वर्ग योग qx योग r बटे x घटा a गुने x की घात 2 योग bx योग c, जिसे हम आंशिक भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं बराबर a बटे x घटा a योग bx योग c बटे x की घात 2 योग bx योग c। तो दोस्तों, ये जो कुछ परिमेय फलन के रूप हैं, इसे आप ध्यान में रखें और ये भी ध्यान में रखें कि इन्हें हम आंशिक भिन्नों के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करेंगे और ज्ञात करेंगे समाकलन आसानी से। हमने जो उदाहरण लिया है वो है समाकलन dx बटे x योग 1 गुने x योग b। तो दोस्तों, इसका समाकलन ज्ञात करना अब हमारे लिए और आसान हो जाएगा आंशिक भिन्नों के द्वारा। अभी अभी आपने देखा था कि इस प्रकार के अगर हमें समाकलन ज्ञात करने को दिए जाते हैं तो इसे हम आंशिक भिन्नों के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, 1 बटे x योग 1 गुने x योग b को हम आंशिक भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं बराबर a बटे x योग 1 योग b बटे x योग b के, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे हर में जो फलन है वो बराबर है। तो चलिए यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1 बराबर a गुने x योग 2 योग b गुने x योग 1 के बराबर। यहाँ से अब हम a और b के मान को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इसे हम पुनः हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1 बराबर ax योग 2a योग bx योग b। अब हम यहाँ से x के पद को एक साथ लिखेंगे और अचर संख्याएं को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बराबर a योग b गुने x योग 2a योग b। तो दोस्तों, यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि हमारा जो a योग b है वो 0 के बराबर है और 2a योग b जो है वो 1 के बराबर है। तो चलिए अब हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं जिसका प्रयोग करके हम a और b के मान को ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से a योग b बराबर 0 से हमें प्राप्त हो रहा है a बराबर घटा b।
जब हम इस मान को 2a योग b बराबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा घटा 2b योग b बराबर 1, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा घटा b बराबर 1। तो दोस्तों अब हमारे पास जब घटा b का मान आ गया है तो यहाँ से हम a का मान भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 1। तो हमारे पास a और b दोनों का जो मान आया है वो है 1, घटा 1। चलिए अब हम इस मान को प्रतिस्थापित करते हैं आंशिक भिन्नों वाले फलन में। जब हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें 1/x योग 1 गुने x योग 2 प्राप्त हो रहा है। 1/x योग 1 योग घटा 1/x योग 2। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इनका समाकलन ज्ञात करना। तो दोस्तों जब हम इसका अब समाकलन ज्ञात करेंगे तो हम समाकलन dx बटे x योग 1 गुने x योग 2 के जगह पर लिख सकते हैं समाकलन 1/x योग 1 योग घटा 1/x योग 2 dx। यहाँ से हम जब इसे अलग अलग करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा समाकलन dx बटे x योग 1 घटा समाकलन dx बटे x योग 2। जब हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा log मोड x योग 1 घटा log मोड x योग 2 योग c। समाकलन dx बटे x योग 1 बराबर होता है log मोड x योग 1 के, और समाकलन dx बटे x योग 2 बराबर होता है log मोड x योग 2 के। तो दोस्तों यहाँ से हमें इसका हल प्राप्त हो रहा है log मोड x योग 1 घटा log मोड x योग 2 योग c। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के समाकलन को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करके। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है समाकलन x की घात 2 योग 1 बटे x की घात 2 घटा 5x योग 6 dx ज्ञात करना। आइए देखते हैं कि इस प्रकार के रूप को हम आंशिक भिन्न के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो समाकल्य है x की घात 2 योग 1 बटे x की घात 2 घटा 5x योग 6, ये हमारा एक उचित परिमेय फलन नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम x की घात 2 योग 1 को x की घात 2 घटा 5x योग 6 से भाग करेंगे। आइए देखते हैं, जब हम इसे भाग देंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा एक बार में x की घात 2 योग 1। इसके बाद जब हम इसका चिन्ह बदलेंगे तो हमें फिर ये प्राप्त हो जाएगा 5x घटा 5। तो दोस्तों x की घात 2 योग 1 बटे x की घात 2 घटा 5x योग 6 को भाग देने के बाद हम इसे लिख सकते हैं 1 योग 5x घटा 5 बटे x की घात 2 घटा 5x योग 6 के बराबर। तो दोस्तों जब हमारा फलन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा तो हम इसे आंशिक भिन्नों के रूप में परिवर्तित कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम 5x घटा 5 बटे x की घात 2 गुने x की घात 3 को आंशिक भिन्नों के रूप में लिख पाएंगे a बटे x घटा 2 योग b बटे x घटा 3। चलिए दोस्तों अब जब हमें ये आंशिक भिन्नों के रूप में प्राप्त हो गया है तो हम आसानी से अब a और b का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 5x घटा 5 बराबर a गुने x घटा 3 योग b गुने x घटा 2, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 5x घटा 5 बराबर ax घटा 3a योग bx घटा 2b, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 5x घटा 5 बराबर a योग b गुने x घटा 3a योग 2b। यहाँ से हमें दो समीकरण आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, जो कि है a योग b बराबर 5 और दूसरा है 3a योग 2b बराबर 5। चलिए अब जब हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं तो एक एक करके हम इसे हल करते हैं और प्राप्त करेंगे a और b का मान। पहले समीकरण अर्थात a योग b बराबर 5 को जब हम हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर 5 घटा b, जिसका मान जब हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 3 गुने 5 घटा b योग 2b बराबर 5,
जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 15 घटा 3b योग 2b बराबर 5, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 15 घटा 5 बराबर b, अर्थात b बराबर 10। अब जब हम b के मान को a बराबर 5 घटा b में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो रहा है घटा 5। तो अब हमारे पास a और b दोनों के मान आ गए हैं, जो कि है घटा 5 और 10। तो चलिए अब हम इसके मान को प्रतिस्थापित करते हैं आंशिक भिन्न में। जब हम इसके मान को प्रतिस्थापित करेंगे आंशिक भिन्न में तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा हमारा दिया गया समाकलन बराबर 1 योग घटा 5 बटे x घटा 2 योग 10 बटे x घटा 3, जिसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमें हमारा दिया गया प्रश्न बराबर प्राप्त हो जाएगा समाकलन dx घटा 5 गुने समाकलन 1 बटे x घटा 2 dx योग 10 गुने समाकलन dx बटे x घटा 3। यहाँ से जब हम एक एक करके सबका समाकलन ज्ञात करेंगे और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा x घटा 5 गुने लॉग मोड x घटा 2 योग 10 गुने लॉग मोड x घटा 3 योग c। यहाँ पर समाकलन dx को हमने लिखा है x के बराबर, समाकलन 1 बटे x घटा 2 dx को हमने लिखा है लॉग मोड x घटा 2 के बराबर, और समाकलन dx बटे x घटा 3 को हमने लिखा है log मोड x घटा 3 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों हमें इसका समाकलन प्राप्त हुआ है x घटा 5 गुने log मोड x घटा 2 योग 10 गुने log मोड x घटा 3 योग c के बराबर। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है समाकलन x की घात 2 बटे x की घात 2 योग 1 गुने x की घात 2 योग 4 dx ज्ञात करना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में हमारा जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा कि x की घात 2 को हम y मान लें। जब हम x की घात 2 को y मानेंगे तो हमें हमारा दिया गया फलन प्राप्त हो जाएगा y बटे y योग 1 गुने y योग 4 के बराबर, जिसको हम आंशिक भिन्न में आसानी से लिख सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा a बटे y योग 1 योग b बटे y योग 4 के। यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा y बराबर a गुने y योग 4 योग b गुने y योग 1 के, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा y बराबर ay योग 4a योग by योग b के बराबर। यहाँ से जब हम y पद को एक साथ करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा y बराबर a योग b गुने y योग 4a योग b के बराबर। यहाँ से हमें दो समीकरण प्राप्त हो रहा है, जो कि है a योग b बराबर 1 तथा 4a योग b बराबर 0। यहाँ से जब हम पहले समीकरण को हल करेंगे तो हमें यहाँ से a का मान प्राप्त होगा 1 घटा b, जिसे जब हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 4 गुने 1 घटा b योग b बराबर 0, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 4 घटा 4b योग b बराबर 0, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 4 घटा 3b बराबर 0, जहां से हमें b का मान हमें प्राप्त हो रहा है 4 बटे 3। अब जब हमारे पास b का मान आ गया है तो हम a का मान भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें प्राप्त हो जाएगा 1 घटा 4 बटे 3 को हल करके। तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो रहा है घटा 1 बटे 3। तो दोस्तों अब हमारे पास a और b दोनों का मान आ गया है, जो कि है घटा 1 बटे 3 4 बटे 3, जिसे जब हम y बटे y योग 1 गुने y योग 4 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 1 बटे 3 बटे y योग 1 योग 4 बटे 3 बटे y योग 4। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे इसका समाकलन। जब हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे दोस्तों, उससे पहले हम y के जगह पर x वर्ग प्रतिस्थापित करेंगे। तो जब हम y के जगह पर x वर्ग प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 1 बटे 3 गुने x की घात 2 योग 1 योग 4 बटे 3 गुने x की घात 2 योग 4। यहाँ से जब हम
इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो हमें हमारा प्रश्न का हल प्राप्त हो जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारा समाकलन घटा 1/3 गुने x की घात 2 योग 1 dx योग समाकलन 4/3 गुने x की घात 2 योग 4 dx के बराबर। यहाँ से जब हम हल करना शुरू करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा घटा 1/3 गुने समाकलन dx बटे x की घात 2 योग 1 योग 4/3 गुने समाकलन dx बटे x की घात 2 योग 4 के बराबर, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा घटा 1/3 गुने समाकलन dx बटे x की घात 2 योग 1 योग 4/3 गुने समाकलन dx बटे x की घात 2 योग 2 की घात 2, जिसका समाकलन हमें पता है, जिसे प्रतिस्थापित करेंगे हम तो हमें प्राप्त हो जाएगा ये घटा 1/3 tan प्रतिलोम x योग 4/3 गुने 1/2 tan प्रतिलोम x बटे 2 योग c। यहाँ पर समाकलन dx बटे x की घात 2 योग 1 बराबर होता है tan प्रतिलोम x के, और समाकलन dx बटे x की घात 2 योग 2 की घात 2 बराबर होती है 1/2 गुने tan प्रतिलोम x बटे 2 के। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से हम इस तरह के समाकलन को आसानी से हल कर पाते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करके। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे खंडशः समाकलन। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपका अध्याय वंशागति के आणविक आधार को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने अनुलेखन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आनुवंशिक कूट, जिसे हम अंग्रेजी में जेनेटिक कोड कहते हैं, इसको हम समझेंगे, और हम रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस समय तक हमको पता चल गया है कि अनुलेखन की प्रक्रिया से डीएनए से एमआरएनए बनता है और बाद में इस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और इस प्रक्रिया को हम रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं, और इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये जो सारी प्रक्रियाओं के बाद जो भी आउटपुट या प्रोटीन बन रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं अनुक्रम के आधार पर होती है। अगर न्यूक्लिक अम्ल में कुछ बदलाव होता है तो अमीनो अम्ल भी बदल जाएगा। इसी से आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को निर्धारित करता है। अब ये आनुवंशिक कूट होता क्या है उसको हम जान लेते हैं। आनुवंशिक कूट प्रोटीन में आनुवंशिक सामग्री, जिसमें कि डीएनए या एमआरएनए अनुक्रम होता है, के भीतर एनकोडेड जानकारी का अनुवाद करने के लिए जीवित कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों का समूह है। अब दोस्तों, हम ऐतिहासिक पहलू को समझेंगे कि ये सारी चीजें हम लोगों ने कैसे समझी। दोस्तों, एक भौतिकीविद थे जिनका नाम था जॉर्ज गेमो। इन्होंने कहा कि अगर 4 क्षार होते हैं, जैसे कि डीएनए के अंदर यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, तब इन 4 क्षारों के समूह से कूट का निर्माण होता है, जो कि 20 अमीनो अम्लों का कूट लेखन करेगा। और ये कूट 3 के समूह में होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड से ये बनते हैं, जैसे कि यूएसी आनुवंशिक कूट ये कोड करता है टायरोसिन प्रोटीन को। लेकिन उस समय ये सारे विचार बहुत ही ठोस थे, क्योंकि अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आनुवंशिक कूट बनाएंगे जो कि 20 अमीनो अम्लों का कूट लेखन करेगा, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गणित करें तो यहाँ पर 64 हमें समूह मिलेंगे, समूहों के प्रकार, जिन्हें हम प्रोकूट कहते हैं, यानी कि कोडोन्स। और अगर आप देखें तो 20 अमीनो अम्लों के लिए ये 64 प्रोकूट बहुत ही ज्यादा हैं।
फिर बाद में कुछ वैज्ञानिक आए जैसे कि मार्शल डब्ल्यू नेरेनबर्ग, जे हेनरिच मेथाई और हरगोविंद खुराना ने कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण दिया कि प्रकूट त्रिक होते हैं। दोस्तों यहां देखिए, यह एक टेबल है जिसमें कि प्रकूटों को मैंने दिखाया हुआ है। ये कई अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं। प्रकूट का प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और तृतीय स्थिति कुछ ऐसे पैटर्न में दिखाई हुई है मैंने, जो कि आप टेबल के अंदर देख सकते हैं। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ प्रकूट तो एक ही प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, जैसे कि UUU और UUC जो ये आनुवंशिक कोड है, ये फिनाइल एलेनिन प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। और ऐसा और भी कई जगह पर आप देख सकते हैं। और यहां पर स्टॉप लिखा है और इन्हें हम स्टॉप कोडोन्स यानी कि रोध प्रकूट कहते हैं, जो कि किसी भी चीज के लिए कूट लेखन नहीं करते हैं। आइए दोस्तों अब आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। प्रकूट त्रिक होता है। 61 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, वह 3 प्रकूट कूट लेखन नहीं करते हैं। इस कारण से यह रोध प्रकूट यानी कि स्टॉप कोडोन के रूप में कार्य करता है। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें अपह्रासित कूट कहते हैं। प्रकूट दूध आरएनए में लगातार पड़े जाते हैं, ये बीच में रुके हुए नहीं होते हैं। कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु से मनुष्य में UUU फिनाइल एलेनिन का कूट लेखन करता है। इस नियम के कुछ अपवाद सूचकणिका प्रकूट व कुछ आदि जंतुओं जैसे कि प्रोटोजोआ में मिलता है। AUG दोहरा कार्य करते हैं। यह मिथ्योनिन का कूट लेखन करता है। यह एक प्रारंभक प्रकूट के रूप में कार्य करता है। UAA, UAG और UGA रोध प्रकूट हैं। तो ये सारी बातें आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु को समझ लेते हैं। अब दोस्तों शुरुआती समय से ही जब आनुवंशिक कूट आया था, तब फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने जेम्स वॉटसन के साथ मिलकर डीएनए की द्विकुंडली संरचना को प्रस्तावित किया था, उनके अनुसार एक अनुकूलक अणु होगा जो कि एक तरफ से कूट को पढ़ता होगा और इसके दूसरी तरफ विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ जाते होंगे। बाद में फिर इस अनुकूलक अणु को टीआरएनए कहा गया। टीआरएनए यानी कि अंतरण आरएनए कहा गया। अब ये टीआरएनए है क्या, इसको हम जान लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में एक वाहक अणु महत्वपूर्ण है। यह अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है और आनुवंशिक कोड को पढ़कर प्रोटीन बनाता है। आइए दोस्तों अब इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो टीआरएनए कुछ ऐसा दिखता है। आप इसमें अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड को भी देख सकते हैं कि वो कहां पर होता है। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए सघन अणु है जो कि उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। तो असलियत में जो टीआरएनए है उसका जो संरचना है वो कुछ ऐसी होती है, उल्टे एल की तरह होती है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपको अंतरण आरएनए के बारे में याद रखनी है। चलिए दोस्तों अब अंतरण आरएनए का कार्य संक्षेप में थोड़ा समझ लेते हैं। ये टीआरएनए साइटोप्लाज्म में होता है।
तो जब राइबोसोम में mRNA जुड़ता है तो इस tRNA के पास एंटीकोडॉन होते हैं जिसके पास क्षार होते हैं जो कि mRNA के क्षार के पूरक होते हैं। फिर ऐसे करके ये कूट को पढ़ता है और अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बनाता है जो कि बाद में प्रोटीन्स में बदल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है। आइए दोस्तों अब रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन को समझ लेते हैं। रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन यानी कि पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। दोस्तों अब रूपांतरण की प्रक्रिया से अमीनो अम्ल बनते हैं और ये अमीनो अम्ल एक बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसको बनाने के लिए ऊर्जा लगती है। इस कारण से प्रथम प्रावस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी के उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं व सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए अमीनो एसिलेशन कहते हैं। आइए दोस्तों अब कोशिकीय कारखाने को समझ लेते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस कोशिकीय कारखाने को हम राइबोसोम कहते हैं जिसके पास एक बड़ी उप एकक होता है और एक होता है छोटा उप एकक। और यहाँ पर आप mRNA यानी कि दूत आरएनए को देख सकते हैं। जब छोटा उप एकक से दूत आरएनए मिलता है तब ये दूत आरएनए प्रोटीन स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू कर देगा यानी कि वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण से उत्प्रेरक का काम भी करता है जैसे कि जीवाणु में राइबोजाइम होता है एक। और दोस्तों mRNA में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं जो कि स्थानांतरित नहीं होते हैं यानी कि जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। इनको हम अस्थानांतरित स्थल यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स UTR कहते हैं। आइए दोस्तों अब रूपांतरण की पूरी प्रक्रिया को एक बार देख लेते हैं। अब दोस्तों अनुलेखन की प्रक्रिया के बाद ये दूत आरएनए केंद्रक से बाहर चला जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है और यहाँ पर ये mRNA राइबोसोम से जुड़ जाएगा। राइबोसोम mRNA का कोड पढ़कर अमीनो अम्ल भेजता है। अब अमीनो अम्ल 20 तरह के होते हैं और ये अंतरण आरएनए यानी कि tRNA है और ये अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लेकर जाता है। अब दोस्तों एक बार में सिर्फ 3 कोड पढ़े जाएंगे। अब जब एक तरीक पढ़ा जाएगा तो अमीनो अम्ल उत्पन्न होता जाएगा tRNA द्वारा। ऐसा करके अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला बन जाएगी जो कि बाद में प्रोटीन्स बना देगी। और दोस्तों कुछ ऐसे रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हमने आनुवंशिक कूट को समझा और साथ ही में हमने रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया समझी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब का ये 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम जीन अभिव्यक्ति का नियमन और लैक प्रचालक यानी कि द लैक ऑपरॉन को समझेंगे। धन्यवाद।